नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि एनएमसी जो है वो प्रपोज किया है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और लाइसेंस जो है उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित, और दूसरा जो है मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में एक्सपांड होना चाहिए उसके रेगुलेशन से संबंधित, जिसमें जो है क्वांटिटी से ज़्यादा जो है क्वालिटी के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने पे जोर दिया गया है। एनएमसी को अगर देखा जाए तो ये जो है इंडिया की एपेक्स मतलब सर्वोच्च जो है स्टेचुटरी रेगुलेटरी है मेडिकल एजुकेशन, और साथ साथ जो प्रोफेशनल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके रेगुलेशन से संबंधित ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिसने जो है 25 सितंबर 2020 को जो है ऑपरेशनलाइज हुआ है। ये रिप्लेस किया गया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पहले जो एक चलता था गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको रिप्लेस करने के बाद जो है एनएमसी जो है एग्जिस्टेंस में आया। फंक्शन क्या है एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का, तो ये जो है पहला जो है देश में जो है जो मेडिकल एजुकेशन है उससे संबंधित स्टैंडर्ड और पॉलिसी को ये फॉर्मुलेट करती है, बनाती है। इससे इस्टेब्लिशेस पॉलिसी टू अपहोल्ड क्वालिटी इन मेडिकल एजुकेशन, मतलब मेडिकल एजुकेशन में जो क्वालिटी है उसको अपहोल्ड करना, रेगुलेट करना जो इंस्टीट्यूशन वगैरह जो जुड़े हुए हैं मेडिकल संस्थाओं से, फिर रिसर्च और प्रोफेशनल्स को हेल्थ केयर प्लानिंग, जैसे कि जो है हेल्थ केयर के रिक्वायरमेंट होंगे तो उसको कैसे जो है फुलफिल किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है इसकी भी प्लानिंग इसी के द्वारा की जाती है। फिर जो है डिफरेंट जो फंक्शनिंग ग्रुप है, बोर्ड्स है, काउंसिल्स है, उनको जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। साथ साथ जो फीस और लाइसेंसिंग की बात है, जो जो मेडिकल एजुकेशन है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें फ़ी का रेगुलेशन भी जो है इसी के द्वारा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो है इसी के द्वारा किया जाता है। साथ साथ जो है लिमिटेड लाइसेंस टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडेड बाई द एनएमसीज। फिर रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात की जाए तो ये इंश्योर करता है कि जो मतलब जो है कंप्लेंट्स और कंप्लेन वगैरह जो होते हैं उसको किस तरीके से जो है रेक्टिफाई किया जाए। एथिकल गवर्नेंस की बात की जाए तो ये स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल्स वगैरह जो होते हैं उनके एथिकल मेडिकल कंडक्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस होने चाहिए, उसको लिए भी ये नियम बनाता है। एथिकल कंडक्ट रूल भी इसी के द्वारा बनाया जाता है। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए एनएमसी का तो इसके अंतर्गत एक तो चेयरमैन होंगे, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब जो है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन का मेंबर है तो स्वतः ही जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन का मेंबर जो है उसके लिंक के आधार पर ही हो जाता है। एक से पॉलिटिकल एग्जाम्पल अगर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं, तो लोकसभा के स्पीकर अगर किसी लोकसभा की कमेटी के अगर मेंबर हो जाते हैं तो मेंबर होने के अगर उस कमेटी के मेंबर हैं तो स्वतः ही उसके वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसको ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो ऐसे 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और 22 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जिनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाता है। एनएमसी जो है वो फंक्शन करती है 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स के द्वारा। ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड जो हैं, एक तो अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन होता है उसको रेगुलेट करती है, जो अंडर ग्रेजुएट जो प्लेन एमबीबीएस होता है उसको। फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड जो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो बोर्ड है उसको भी गवर्न करती है। फिर मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड जो कि जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह को एसेस करती है, एक्रेडिटेशन देती है। फिर एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो होता है वो मेंटेन करता है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रार और ओवरसीज प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये जो है 4 बोर्ड जो है ये जो है इसका ओवरसीज जो है ये एनएमसी के द्वारा किया जाता है। फिर भी जो है इसके साथ जो है की इश्यूज और चैलेंजेस जो है हमेशा एनएमसी के साथ जुड़े रहते हैं। उसको अगर देखा जाए तो कमीशन हमेशा एक फेस करता है गवर्नेंस के जो गैप को। गैप का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो एनएमसी का कंपोजिशन होता है वो ज़्यादातर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही होते हैं, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, टेक्निकल एक्सपर्ट दूसरे विषय के इसमें नहीं होते हैं। तो ये जो है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल नहीं होते हैं। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अपील जो होता है इफेक्टिवली जो है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट में होता है, पेशेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर जो है एक और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी 50% सीट को ही जो है रेगुलेट कर पाती है ये एनएमसी। बाकी 50% जो है वो ओवर वैल्यूड, हाईली वल्नरेबल और बहुत ही हाई कॉस्ट होता है मेडिकल एजुकेशन का। और ओवरऑल देखा जाए तो ये प्राइवेट कॉलेज के हाई फीस ही जो है आज की डेट में जो नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये इसी का ही सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के बीच में जो ह्यूमंगस फीस का जो गैप है उस चीज़ को जो है रेगुलेट कर पाने में एनएमसी जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। फिर एथिकल ओवरसाइट जो है वो भी यहाँ पे लैग करता है, क्योंकि जो है
कोई भी जो है गवर्नेंस और एथिक्स के रिलेटेड जो है क्लियर टाइमलाइंस नहीं होती है, जुडिशियल एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता है, जिसके चलते जो है इम्पार्शियलिटी भी जो है यहाँ पर हमेशा जो है दिखती है। इसके रिलेटेड कंसर्न है। क्यों भाई जी इम्पार्शियलिटी क्यों दिखती है यहाँ पर? क्योंकि जो है इसको रेगुलेट करने वाले लोग हैं ज़्यादातर जो है मेडिकल फील्ड के ही लोग होते हैं, और वो जब उनके जो है कोई मतलब सेम फील्ड के व्यक्ति प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट में जब कंप्लेंट जाता है तो वो इम्पार्शियल जो है वो नहीं हो पाते हैं। फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर जो है ये बहुत ही स्लो अपडेशन है, जिसके चलते जो है अनवेरीफाइड और अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर भी जो है वो हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि अपडेशन नहीं हो पाता है। कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है कि एनएमसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया की मेजर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म मेडिकल गवर्नेंस से रिलेटेड। लेकिन जो है अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, इंक्लूसिवनेस की बात की जाए, इफेक्टिव रेगुलेशन की बात की जाए, तो इसको जो है और भी क्वालिटी इसमें होना चाहिए, इक्विटी इसमें और भी होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में, जो कि एनएमसी इसको कर पाने में जो है एक्चुअल में कानूनी तौर पर जो है असक्षम है। इसमें और भी अधिक जो है रिफॉर्म की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मल्टी हजार्ड्स अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से संबंधित। अभी कंटेस्ट ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा जो है इस एक ई गवर्नेंस 2025 का अवार्ड रिसीव किया गया है, नेशनल अवार्ड। क्यों अवार्ड रिसीव किया गया कि उसने ये एक सिस्टम डेवलप किया है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम का, जो कि एक मेजर शिफ्ट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वेदर फोरकास्टिंग और कोई मतलब जो है अन इवेंट जो है वेदर्स का जो है जो मतलब जो है हजार्डस के रूप में अगर आएगा तो उसके डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है एक तरीके से जो है वेदर का फोरकास्ट भी करता है, और अगर सीवियर वेदर कंडीशन आता है तो डिजास्टर को प्रिपेयर करने के लिए, इसके रिलीफ करने के लिए एक तरीके से जो है फुटप्रिंट पैदा देता है हमको। अगर जो है ये मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम देखा जाए तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जो है ऑटोमेट्स करता है वेदर फोरकास्टिंग को। इसमें वेदर फोरकास्टिंग भी शामिल है। फिर कोई कि वेदर जो है इवेंट्स है उससे क्या रिस्क है उसको असेसमेंट करता है। वार्निंग का जो है इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन तक पहुँचाना, गवर्नमेंट तक पहुँचाना, एनजीओ का कोलैबोरेशन और जो भी स्टेक होल्डर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं सबको जो है नॉलेज जो है डिसेमिनेट करता है, जिससे कि सभी के सभी व्यक्ति जैसे सिटीजन भी प्रिपेयर हो सके, गवर्नमेंट जो है अपना प्लानिंग कर सके, एनजीओस और स्पेशल स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सके, इसकी जो है मतलब जो है एक तरीके से प्लानिंग कर सके किस तरीके से जो है हमको डिजास्टर को रिलीव करना है। इस सिस्टम को जो है अंडर द मिशन मौसम के अंतर्गत जो है जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसको डेवलप किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इन हाउस एक्सपर्टाइजेशन और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। मतलब जो इसके पास जो टेक्नोलॉजी था, आईएमडी के पास जो टेक्नोलॉजी थी, एक्सपर्टाइजेशन था, उसके साथ साथ जो है बाहर से भी जो है इसने आउटसोर्स करके भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जिसके चलते जो है ये इंश्योर किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है हम सेल्फ रिलायंस बन पाए। तो ओपन सोर्स इन द सेंस मतलब विद इन इंडिया के है के थ्रू जो है टेक्नोलॉजी इसने अडॉप्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि ये जो है रियल टाइम जो है डाटा को जो है कलेक्ट करता है सैटेलाइट के थ्रू, रडार के थ्रू और ग्राउंड जैसे कि अपर एयर सेंसर जो है इसके द्वारा जो है सेंट्रलाइज्ड जीआईएस इनेबल सिस्टम को मतलब जो है एक्सेस करके मतलब जो है इनेबल करके जो है स्पाशियल और विजुलाइज एनालिसिस करता है। ये जो मैनुअल वर्कफ्लो हुआ करता था उसको रिप्लेस करके जो है ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसके चलते ये जो है कि जो डाटा डिसेमिनेशन है वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड जो है वो फास्टर मतलब और भी फास्टर कलेक्शन हो जाता है, एनालिसिस होता है और जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट होता है, जो है आम जन तक जो है आसानी से पहुँच जाता है। अगर यह मल्टी हजार्डस जो सिस्टम है वो पहले जो है फ्रेगमेंटेड हुआ करती थी, उससे जो है अब इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट हो गया। इंटीग्रेटेड मतलब जो है मतलब वही कि फोरकास्टिंग से लेकर के उसके प्रिपेयर्डनेस से लेकर के और जो है मतलब जो है रिलीफ से लेकर के सभी चीज़ जो है इंटीग्रेटेड हो गई हैं। तो इसलिए बस एक अर्ली वार्निंग सिस्टम से ये जो है इनेबल करता है मल्टी हजार्डस इंटर ऑपरेटिबिलिटी, जिसमें कि साइक्लोन को भी ये फोरकास्ट करता है, फ्लड्स जो है, हीट वेव्स है और मरीन इवेंट्स वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है इसके द्वारा जो है मतलब नॉलेज का मतलब कलेक्शन और डिसेमिनेशन किया जा रहा है। साथ साथ जो है जो जेनरिक फोरकास्टिंग होता था, एक कैजुअल वे में जो फोरकास्टिंग होता था उससे निकल करके उससे आगे बढ़ कर जो है इम्पैक्ट बेस्ड जो है फोरकास्टिंग की जा रही है, रिस्क बेस्ड जो है फोरकास्टिंग की जा रही है। फिर जो ऑटोमेटिकली जो है मल्टी चैनल डिसेमिनेशन जो है वो दिया जा रहा है रियल टाइम के लिए। फिर यूनिफाइड वर्कफ्लो जैसे कि जो है ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मॉडलिंग जो है ये सब चीज़ें शामिल है इसमें। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट इसमें है, मतलब जो है इन्फॉर्मेशन हमको लिया जाएगा जो वार्निंग का वेदर से रिलेटेड, तो वो सैटेलाइट से डाटा कनेक्शन करते हैं, रडार वगैरह हुआ, चाहे ग्राउंड लेवल जो ऑब्जर्वेशन वगैरह होते हैं वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारा मल्टी हजार्डस अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर रिप्लेस जो है वो सेमी मैनुअल जो सिस्टम हुआ करता था, स्टैंड एलोन सिस्टम हुआ करता था, जो स्लो प्रोसेसिंग फ्रेगमेंटेड फोरकास्टिंग हुआ करता था, उसको रिप्लेस यहाँ पे कर दिया गया है।
की फीचर अगर इसमें देखा जाए तो पहला है डाटा ऑटोमेशन से रिलेटेड। इन द सेंस इसमें जो है 90% जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। इसमें मैनमेड जो है मैनुअल कोई चीज़ें है ही नहीं, जिसके चलते ऑटोमेशन होने की वजह से जो है सिंक्रोनाइजेशन हो जा रहा है। जैसे कि अलग अलग जगहों से डाटा लिया जा रहा है, सेटेलाइट से, रडार से, ग्राउंड बेस्ड जो डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम है, इन जगह से इंटीग्रेटेड वे में जो है डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्वालिटी चेक की जा रही है। तो इसके चलते जो है एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। फिर मॉडल इंटीग्रेशन जो है, इसके अंतर्गत जो है 95% जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रोडक्शन जो है वो मॉडल इनपुट की यूटिलाइजेशन के आधार पर किया जा रहा है, जिससे और भी एक्यूरेसी बढ़ी है। मॉडल इनपुट इन द सेंस इसमें मैथमेटिकल सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो है उसको जो है प्रोसेस करके जो है निकाला जा रहा है। फिर सिस्टम रिडिजाइन की बात की जाए तो फोरकास्ट जो है वो एक तरीके से फुल्ली जो है री इंजीनियर किया गया है, रियल टाइम अलर्ट और फास्टर डिसीजन मेकिंग। इन द सेंस कि जो है फोरकास्टिंग होगा वो रियल टाइम होगा और उसके आधार पे जो है जो इन्फॉर्मेशन जो डिसेमिनेट करना है, सतर्कता जो है जागरूक करना है लोगों को, उसके चलते जो है डिसीजन लेने वाली बात है वो भी जो है फास्टली हो रहा है। फिर लीड टाइम की बात की जाए तो फोरकास्ट का जो लीड टाइम है वो इंक्रीज कहा गया है 5 डेज टू 7 डेज, जिससे कि इम्प्रूव की जा रही है प्रिपेयर्डनेस को। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे कि समुद्र में कोई साइक्लोन आने वाला है तो उसको हमको जो है 5 से 7 दिन पहले जो है उसको हम ट्रेस कर ले रहे हैं, और 5 to 7 डेज पहले ही कोई भी सीवियर वेदर कंडीशन हो रहा है साइक्लोन से रिलेटेड, हीट वेव से रिलेटेड, तो उसको जो है प्रिपेयर्डनेस के लिए पर्याप्त टाइम मिल जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं लीड टाइम। फिर स्पीड की बात की जाए तो ये फोरकास्ट प्रिपरेशन टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है 6 आवर्स से लेकर के 3 आवर्स तक। मतलब 6 आवर्स से रिड्यूस करके जो है 3 घंटे तक जो है फोरकास्ट अगर करते हैं तो हम किस तरीके से उससे प्रिपेयर्डनेस के टाइम को हम रिड्यूस करती हैं। एक्यूरेसी की बात की जाए तो फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी रेट है वो इम्प्रूव होकर के अराउंड 30% जो है इम्प्रूव हुआ है, जो स्ट्रेंथन करता है हमारी रिलायबिलिटी को। सिग्निफिकेंस क्या है इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का? ये जो सिस्टम है वो इन्हेंस करता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को। जो डिजास्टर्स का हमारा प्रिपेयर्डनेस है उसको इम्प्रूव कर रहा है। रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव हो उसको भी हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड्स और हीट वेव से संबंधित जो हैजार्ड्स है। फिर ये जब हम प्रिपेयर्डनेस भी कर ले रहे हैं, रिस्पांस भी हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमारा क्या इंप्रूव कर रहा है? डिसीजन मेकिंग, जो कि एक रियल टाइम में हो रहा है। इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेंथन करता है हमारा पब्लिक सेफ्टी, जिसको मतलब जो जिसके चलते जो है हमारा लॉसेस होना चाहिए लाइफ और प्रॉपर्टी में वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। अगर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को फॉलोअप कर रहे हैं, डिजास्टर को लेकर के प्रिपेयर्डनेस है, तो अगर सही डिसीजन इसके आधार पर ले ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो है पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड हमारा जो लॉसेस वगैरह होता था वो हमारा जो है यहाँ पे मिनिमाइज होगा, और जो है बेटर वे में जो है हम गवर्नेंस को जो है डिजास्टर गवर्नेंस को जो है प्रमोट कर पाएंगे। ये जो है हमको ये बता रहा है कि हम जो है अब शिफ्ट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस और साइंटिफिकली फोरकास्ट सिस्टम की तरफ। कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है कि जो है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो है ये मेजर एडवांसमेंट है इंडिया के फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी को लेकर के, जिसके अंतर्गत जो है ऑटोमेशन को कंबाइन किया गया है, रियल टाइम डाटा को इंटीग्रेट किया गया है, एडवांस मॉडलिंग के साथ साथ जो है मतलब जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है इसमें, जो कि हमारे जो है फोरकास्टिंग सिस्टम को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करता है और इसके मैनेजमेंट और गवर्नेंस को और भी इंप्रूव करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, और ये इंडिया का वन ऑफ द जो सबसे पुराना जो है ओल्डेस्ट जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो इस दिशा में कार्य करता है। इसने 150 ईयर जो है 2025 में कंप्लीट किया। फंक्शन करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के अंतर्गत में, और ये जो है इंडियाज़ का जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड बॉडी है, मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशियन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लोन ट्रैकिंग एंड नेमिंग। तो ये मतलब साइक्लोन की जो जैसे साइक्लोन का जो नाम होता है और साइक्लोन को जो ट्रैक करते हैं, तो इसका एक तरीके से जो है मेन बॉडी है। इंडिया का जो एक मिशन मौसम चलता है जिसके द्वारा जो है ये स्कीम चलाया गया है, उसको भी जो है ये इसी के द्वारा चलाया जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित जो है 2015 से जो 2030 तक का जो इसका गाइडलाइंस आया हुआ है, वो एक तरीके से नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसको 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड जो था उसमें रिडक्शन की बात की गई थी, वो सेंडाई जापान में 18 मार्च 2015 को हुआ था। इस जो है डिजास्टर रिस्क जो फ्रेमवर्क है इसके अंतर्गत जो है ये बात किया गया था कि ये एक तरीके से ग्लोबल फ्रेमवर्क बनेगा जो कि गाइड करेगा नेशन को कि किस तरीके से जो है डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस किया जाए, रेजिलियंस को बिल्डअप किया जाए, और जो है प्रोटेक्ट किया जाए जो डेवलपमेंट होते हैं नेचुरल और ह्यूमन जो मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है किस तरीके से जो है उसको हम जो है मतलब जो है प्रोटेक्ट कर पाएँ हजार्डस वगैरह से। तो 15 साल के पीरियड 2015 से लेकर 2030 तक की इसमें मतलब जो है सेंडाई फ्रेमवर्क में जो है गाइडलाइंस दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 जो है वो लोकसभा में जो है पेश किया गया। एक्चुअली ये डिफीट कर गया, लेकिन जो है इसके अंतर्गत प्रोविज़न किया था कि जो हमारा लोकसभा है उसके साइज और कंपोजिशन को बढ़ाना। साइज का मतलब जो है जैसे अभी 545 स्ट्रेंथ है हमारे लोकसभा का, उसको बढ़ा करके 750 के आसपास करने की बात थी उसमें। और कंपोजिशन में था कि अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता तो वुमेंस रिप्रेजेंटेशन से संबंधित जो हमारा बिल था 33% का, वो जो है वो भी पारित हो जाता। और इसमें जो है लोकसभा के साथ साथ जो है स्टेट लेजिस्लेशन में भी जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है पास हो जाता है। ये एक तरीके से जो हमारा डेमोग्राफिक ग्रोथ जो है हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। तो ये एक्चुअली डिफीट हो गया है, लेकिन अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है और किस तरीके से होता है। तो अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरीके से जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, प्रपोजल है, जो करता है जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसको मॉडिफाई करता है, कुछ नया चीज़ ऐड भी कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है। डिलीट मतलब रिपील भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कुछ प्रोविजन। अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो फंडामेंटल लॉ है इंडिया का उसको अमेंड करने का, उसमें सुधार करने का। प्रोसीजर क्या है इसमें अमेंडमेंट का, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का जो है ब्लेंडिंग है, दोनों का सिंथेसाइज है। इन द सेंस कि बहुत सारे जो है अमेंडमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत इजीली हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, तो उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे जो अमेंडमेंट हैं उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है जिसको मतलब जो है बहुत मुश्किल से वो अमेंडमेंट हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे 131 आर्टिकल जो डिफीट हुआ है उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था, तो ऐसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक डायनामिक डॉक्यूमेंट बनाता है, डायनामिक डॉक्यूमेंट, वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कुछ भी कर सकता है, बस उसको क्या करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो है वो अल्टर नहीं कर सकता। अमेंडमेंट कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकता। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, उस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो यहाँ पे निकल के आया था। प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, तो एक तो है सिंपल मेजोरिटी जो है आर्टिकल 368 के बाहर की चीज़ है। इन द सेंस इसमें जो भी मेंबर प्रेजेंट रहेंगे और 50% जो है मेंबर जो है मतलब वोट कर दिए उसके फेवर में, तो यहाँ पर जो है वो अमेंडमेंट हो जाता है। मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इन द सेंस 545 से ज़्यादा जो है मेंबर प्रेजेंट और वोट करेंगे और सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है। इसके अंतर्गत ऑर्डिनरी जो ला है वो पास होते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए स्टेट को क्रिएट करना, फिर सिटीजनशिप, फिर फिफ्थ शेड्यूल क्या है हमारा, वैसे फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत जो है वो SC और ST से जो है शेड्यूल्ड एरिया को गवर्न करने के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट से अदर के जो है स्टेट जो आते हैं इसके अंदर कवर करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब जो है मेजोरिटी चाहिए, जो मेंबरशिप हाउस है जैसे 545 अगर लोकसभा का है तो इसके जो है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर को प्रेजेंट रहना है और उस मेजोरिटी मेंबर में 2/3 जो है मेजर जो है पर्सन जो है वो प्रेजेंट रहे और वोट करे। इसके अंतर्गत जो है अमेंडमेंट करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर एक स्पेशल मेजोरिटी में भी स्टेट रेटिफिकेशन की बात आ जाती है, जब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे जो है वहाँ पे अमेंडमेंट करना है फेडरल स्ट्रक्चर को, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, 7th शेड्यूल है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स की बात की जाए 7th शेड्यूल में जो है, तो वहाँ पर जो है स्पेशल मेजोरिटी ये वाला जो प्रोविजन था वो पास होने के बाद जो है स्टेट के रेटिफिकेशन के पास जाता है। जितने भी हमारे स्टेट है, समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 29 स्टेट्स हैं तो अगर 15 स्टेट जो है उसके हाँ में रेटिफाई कर दिया गया है, तब वो जो है बिल समझ लीजिए कि पार्लियामेंट से पास हो गया और उसके बाद वो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके साइन हो जाने के बाद जो है वो उनके कंसेंट के बाद जो है वो एक कानून बन जाता है। स्टेप वाइज स्टेप देखा जाए तो पहले जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट बिल जो है किसी भी सदन में मतलब पेश हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मिनिस्टर चाहे प्राइवेट मेंबर भी जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है जैसे कि हमारा मनी बिल हुआ करता था उसको मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का जो है मतलब कंसेंट चाहिए। यहाँ पर वो कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट का कंसेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए नहीं चाहिए। फिर जो है तो बिल जो है पास किया जाता है ईच हाउस से सेपरेटली, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का जो है कोई प्रोविजन नहीं होता है। ईच हाउस जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको पास करेंगे और किसी कंडीशन में अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो ये जो है वो बिल आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है।
ऐसे बिल जो है मतलब जो है उसको सेपरेटली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पास किया जाता है। उसके वो फेडरल प्रोविजन के जो बिल होते हैं अगर उसमें, तो वो स्टेट के कंसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए भेज देता है। मोर देन 50% अगर स्टेट उसको अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये इसको बिल को पास माना जाता है। एक बार जो है बिल दोनों हाउसों से पास हो जाने के बाद, रेटिफाई हो जाने के बाद स्टेट के पास जो है वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। अंडर द 24th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है प्रेसिडेंट को जो है अपना एसेंट देना कंपलसरी हो जाता है, वो मस्ट हो जाता है। वो जो है अपने एसेंट को विथहोल्ड भी नहीं कर सकता है और बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, उसको साइन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही जो है प्रेसिडेंट का जो है साइन अगर हो जाता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो बिल था वो मतलब कानून एक तरीके से बन जाता है। फिर चैलेंजेस क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इतना रिजिडिटी है तो चैलेंज इसका ये है कि 2/3 मेजोरिटी जो है, खास करके जो है हमारा जो पॉलिटी अभी फ्रेगमेंटेड हो गया है, मतलब अलग अलग तरह के मतलब सेम आइडियोलॉजी नहीं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पार्टी के जो है मेजोरिटी लोग हैं, तो सबको लेकर के 2/3 मेजोरिटी इकट्ठा कर पाना एक डिफिकल्टी टास्क हो जाता है। फिर साथ साथ जो है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी यहाँ पे जो है दिखता है। रीजनल इम्बैलेंस भी दिखता है क्योंकि जो है मतलब जो है ये ड्यू टू डिलिमिटेशन इंटेंस जुडिशरी स्क्रूटिनी रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, डिलिमिटेशन, रीजनल इम्बैलेंस, ये भी जो है इस चीज़ का खतरा भी है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, तो ये अमेंडमेंट जो है, ये जो अमेंडमेंट के जो तरीके दिए हुए हैं, इस अमेंडमेंट से ये हमको होता है कि जो डेमोक्रेटिक एडाप्टेशन होता है सोशल पॉलिटिकल चेंजेस को लेकर के, ये इनेबल करता है सोशल जस्टिस रिफॉर्म, जैसे कि वुमेन्स रिजर्वेशन जो है, जैसे यहाँ पे हम जो अमेंडमेंट कर रहे थे 131, वो क्या था, वो सोशल जस्टिस रिफॉर्म की बात कर रही थी, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन होता है तो वुमेन की इक्वलिटी होती है, जेंडर इनइक्वलिटी जो है उसकी खाई को हम पैचअप करते हैं। साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन जो है वो भी स्ट्रेंथ होता है, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू भी इन्हेंस होती है यहाँ पर। तो ये अमेंडमेंट का जो है सिग्निफिकेंस रहा। कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट जो प्रोसेस है वो एक बैलेंस स्ट्राइक करता है गवर्नेंस के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल की स्टेबिलिटी को लेकर के। फ्यूचर रिफॉर्म देखा जाए तो प्रायोरिटाइज होना चाहिए कंसेंसस बेस्ड बिल्डिंग, इन द सेंस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो अगर लोकसभा में आकर के फेल हो जाता है तो ये भी सही चीज़ नहीं है, पब्लिक का मनी यहाँ पे जो है वेस्ट होता है। तो कंसेंसस जो है पहले हो जाना चाहिए विथ स्टेट्स एंड द अपोजिशन पार्टी, जिसके चलते जो है फेडरल बैलेंस और कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है वो हम बोल सकते हैं कि वो प्रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अर्बन चैलेंजेस फंड से रिलेटेड। टेक्स्ट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक लॉन्च किया है अर्बन चैलेंजेस फंड का जो है ऑपरेशनल गाइडलाइंस, इसके साथ जो है क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम भी स्टार्ट किया गया है। देखा जाए अर्बन चैलेंज फंड जो है ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इसको प्रपोज किया गया है, फंडिंग जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से कम रहेगी। इसको इसलिए डिजिग्नेटेड किया गया है कि ये कैटलाइज लार्ज स्केल अर्बन इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे कंपटीशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी प्रमोट किया जाएगा, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है अर्बन चैलेंजेस फंड। चैलेंज का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है जो मतलब डेवलपमेंट के कार्य करेंगे, जो फंड जो एलोकेट किया जाएगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, तब उनको आगे फंड दिया जाएगा। एक तरीके का ये चैलेंज है। चैलेंज मतलब परफॉर्मेंस उनको करना है, उसके आधार पे जो है उनको फंड दिया जाएगा, गारंटी दी जाएगी, डिसबर्स किया जाएगा। फाइनेंशियल आउटले, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ तक का जो है फाइनेंशियल आउटले दिया है 5 सालों के लिए, 2025-26 से लेकर के 30-31। इसको जो है इंटेंट किया गया है कि लेवरेज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख करोड़ फॉर द 5 ईयर। और ये जो है लेवरेज इन द सेंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की, प्राइवेट के पार्टिसिपेशन वगैरह के माध्यम से 4 लाख करोड़ तक का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो है एक मतलब जो है विजन रखा गया है। चैलेंज मोड सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ये क्या चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट किए जाएंगे थ्रू कंपटीशन प्रोसेस, और इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन, बैंकेबल और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रपोजल जो है वो किया जाएगा। फंडिंग पैटर्न इसमें क्या होगा, 25% जो है सेंट्रल असिस्टेंस की फंडिंग होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाएगा। मिनिमम 50% जो है वो मार्केट के सोर्स से, जैसे कि बाहर से लोन लेना है, म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करना है, प्राइवेट इक्विटी, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें चलेंगी। रिमेनिंग जो 25% है उसका कंट्रीब्यूशन स्टेट और अर्बन लोकल बॉडी जो है वो अपने मार्केट बोरोइंग के रूप में लेंगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी लगभग 25% है। वर्टिकल और जो फोकस एरिया इसमें क्या है कि जो है सिटीज़ को जो है एक तरीके से क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के रूप में लिया जाएगा। डेवलपिंग सिटीज़ को ये माना जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ये हब बनेंगे, इसके लिए जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाएंगे। फोकस किया जाएगा वाटर और सैनिटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। एलिजिबिलिटी और स्कोप अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है अर्बन चैलेंज फंड जो है इसके अंतर्गत 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जितने भी सिटीज़ हैं 2025 के एस्टिमेट के हिसाब से सभी सिटीज़ इंक्लूडेड है। कोई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है वो तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें इंक्लूडेड है। मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ विथ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर जो है वो भी इंक्लूडेड होंगे, जहाँ पे ऐसे सिटीज़ जैसे कि मतलब हमारे जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया,
उड़ीसा हो गया, तो उसमें छोटे छोटे सिटीज़ भी हैं, पॉपुलेशन कम है लेकिन जो है मिनरल्स रिच होने की वजह से जो है इंडस्ट्रियल हब होते जा रहे हैं, तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड होंगे। एक्सक्लूडेड कौन से हैं? वैसे शहर जो ऑलरेडी जो अमृत जो है 2.0 के अंतर्गत थे, फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत थे, चाहे अदर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जो थे, तो उनको जो है यहाँ पर फंडिंग के लिए इन एलिजिबल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है डुप्लीकेसी हो जाती, तो उस चीज़ को जो है रोकने के लिए ये चीज़ किया गया है। फिर जो है क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम क्या है, इसके अंतर्गत जो है जो मतलब टियर 2 टियर 3 जो शहर होते हैं जिनको जो है फंडिंग आसानी से नहीं मिल पाता है, उनको एक्स्ट्रा फंडिंग सपोर्ट के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम चालू किया। ये सपोर्ट करेगा स्मॉल और फाइनेंशियल वीकर सिटीज़, जिसको जो है जैसे कैपिटल मार्केट से लोन लेने में जो है वायबिलिटी नहीं होती है, दिक्कत होती है, तो इनको इंक्लूड किया गया है। जैसे टारगेट में इसमें क्या है कि टियर 2 टियर 3 सिटी जिसमें कि हिली एरिया भी शामिल है, नॉर्थ ईस्ट एरिया के भी शामिल हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको जो है 50,000 करोड़ तक का जो है गारंटी मैकेनिज्म जो है क्रिएट किया है। गारंटीड जो टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म लोन अगर कोई लेगा तो 70% की गारंटी दी जाएगी 7 करोड़ तक का। सब्सिक्वेंट अगर लोन लेते हैं तो 50 करोड़ तक का जो है गारंटी दी जाएगी अप टू 7 करोड़। प्रोजेक्ट की जो लिमिट है जो अर्बन लोकल बॉडी जो है रेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्थ रेट 20 करोड़ जब इनिशियल होगा, तो और सेकेंड जो है उनका सब्सिक्वेंट अगर होगा तो 28 करोड़ तक का जो है लोन के लिए जो है वो रेज कर सकते हैं। गाइडिंग जो है प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मार्केट लिंक्ड फाइनेंसिंग होगा, मतलब इसमें फिजिकल डिसिप्लिन को जो है इंश्योर करना है, और साथ साथ जो है प्राइवेट बॉडी की जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें मैंडेट की गई है, जिसके चलते हम ये बोल सकते हैं कि क्राउडिंग इन यहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। रिफॉर्म लिंक्ड डिस्बर्समेंट मतलब जो है फंड उसी को रिलीज किया जाएगा जो गवर्नेंस के मॉडल को अचीव करता है, जो फाइनेंशियली जो पैसे वगैरह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, प्रॉपर टैक्स रिफॉर्म्स हैं, और प्लानिंग जो है माइलस्टोन वगैरह जो है। पैसा आउटकम बेस्ड अप्रोच पे किया जाएगा, ये नहीं कि फंड को बस दिखा देना है कि खर्च कर दिया गया है तो फिर नेक्स्ट फंड रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आउटकम बेस्ड होना चाहिए, मतलब जो है जो टेंजिबल एसेट्स वगैरह जब क्रिएट होंगे, ऐसे एसेट जो दिखेंगे कि हाँ ये काम हुआ है, उसके आधार पर जो है फंड की रिलीज की जाएगी, उसके उसी को ही सफलता का पैमाना माना जाएगा। अब अर्बन चैलेंजेस में जो है फंड को रिलीज करने के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस कंडीशन में किया जाएगा, ये तो समझ लिया हमने। चैलेंजेस क्या है, तो डिस्पाइट इनोवेटिव डिजाइन अर्बन चैलेंजेस जो है वो सेवरल इम्प्लीमेंटेशन जो है हडल को फेस करता है। पहली बात तो अर्बन लोकल बॉडी का कांस्टेंट क्या है कि जो बहुत सारे म्यूनसिपल बॉडीज़ जो है वो वीक रिवेन्यू है, पुअर बेस है, प्योर क्रेडिट वर्थनेस है, और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन की भी कमी है। तो जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, उनको जो है मतलब फाइनेंशियली जो है सूटेबल तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना, प्रिपेयर करना, ये उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फिर फिजिकल रिस्क की बात की जाती है कि जो मार्केट बोरोइंग पे अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, ज़्यादा रिलायंस हो जाएंगी, और उसके अगेंस्ट में जो है रेवेन्यू जनरेट करना है, अगर अर्बन लोकल बॉडी फेल हो जाती है तो ये डेब्ट स्ट्रेस का कंडीशन आ जाएगा, जिसके चलते अननेसेसरी का जो है पब्लिक के ऊपर प्रेशर रहेगा, जिसके जनरेट अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू, फेल टू जनरेट अनएक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो होगा, ये भी जो है पूरा इंटायर जो है बजटरी मैकेनिज्म प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है यहाँ पे फेल हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर की भी हेजिटेशन हो सकती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर जनरली जो है लोड रिटर्न पे कोई भी जो है प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और हाई रिस्क सेक्टर जैसे कि वाटर और सैनिटेशन जो है वो रिस्की सेक्टर भी हो जाते हैं और रिवार्ड भी उसमें कम होता है। तो और इसमें जो है एक्सट्रीमली रेगुलेटरी जो है वो भी नहीं होता है, क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज वो हेजिटेट करते हैं। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात की जाए तो लार्ज प्रॉस्परस सिटी जो है उनके पास जो है रेवेन्यू को अपने बढ़ाने के लिए बहुत सारे मॉडल होते हैं, उनके पास पॉपुलेशन है, पब्लिक का भी प्रेशर है, तो खर्च वो करते हैं, साथ साथ जो है उनको जो है मतलब जो है अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे भी जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जो है प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन जो स्मॉल और मीडियम टाइप के जो सिटीज़ हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, तो उनको जो है उतना एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो चैलेंज जो एक्वायर करना है, अर्बन जो चैलेंजेस फंड को एक्वायर करना है, उस चैलेंज में जो है हो सकता है वो पीछे हो जाए, डिसएडवांटेज हो जाए। कोऑर्डिनेशन अगर इशू देखा जाए तो ये जो है सेंटर और स्टेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्लेयर के बीच में जो है एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन जो है वहाँ पर एक इशू हो सकता है, क्योंकि जहाँ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग थॉट प्रोसेस चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का अलग थॉट प्रोसेस चलेगा, प्राइवेट प्लेयर जो है उसको एनी हाउ जो है उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हार्मोनाइजेशन जो है वो भी। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि अर्बन चैलेंजेस फंड जो है वो एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट है, जो कि अर्बन स्ट्रेटेजी, अर्बन सिटी की प्लानिंग वगैरह जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वाटर सैनिटेशन वगैरह जो चीज़ें लेकर के है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए एक तरीके से जो है फाइनेंशियली सस्टेनेबल और गवर्नेंस रिफॉर्म की बात इसमें की गई है, कि मतलब जो है आउटकम बेसिस पे जो है हम मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो तो हम फंड दिया जाएगा, लेकिन कुछ आउटकम होना चाहिए।
इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज किया गया है। लोकल जो म्यूनसिपल बॉडी है उसको जो है अकाउंटेबल बनाया गया है, जो कि एक क्रिटिकल पिलर है भारत के जो विजन है 2047 का विकसित भारत, उसको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो है एक तरीके से जो है सिटी को सेल्फ सस्टेनिंग इंजन एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने की इसमें एक राइट डायरेक्शन में जो है एक स्टेप माना जा सकता है।